हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के वीडियोस की इन श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स का नया चैप्टर आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी प्रारंभ करेंगे। तो आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय सदिश एवं अदिश विभव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। तो मैक्सवेल के समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए विद्युत चुंबकीय सदिशों का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समीकरणों को सदिश विभव ए एवं अदिश विभव फाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल समीकरण की। तो हमने कहा मैक्सवेल समीकरण जो है, मैक्सवेल समीकरण डाइवर्जेंस ऑफ टी या डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। तो जो मैक्सवेल की हम पहली इक्वेशन लिखते हैं वो हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्साइलन। एप्साइलन यहाँ क्या है? मीडियम की पारगम्यता, सॉरी मीडियम की विद्युतशीलता है एप्साइलन। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ई जो है, सॉरी डी जो है, डी इक्वल्स टू एप्साइलन ई होता है। ये वैल्यू रखकर और हमने इसे हल किया तो हमने इसे नए फॉर्म में लिख ली, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। ये हमारी समीकरण, प्रथम समीकरण होगी मैक्सवेल की। अब हमने कहा डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ये समीकरण सेकंड हो गई। हमने कहा कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई और मैक्सवेल की तृतीय समीकरण हो गई। कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। यहाँ जी जो है ये क्या है? ये विद्युत धारा घनत्व है। अब हमने कहा जहाँ d इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई है तथा b इक्वल्स टू म्यू एच है, उपरोक्त समीकरण d, उपरोक्त समीकरण में d विद्युत विस्थापन सदिश है, b चुंबकीय अभिवाह घनत्व है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, J हमारे पास धारा घनत्व हो गया और रो जो है ये आवेश घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल से निर्गत धारा जो है वो धारा घनत्व होगी और एकांक आयतन में जो आवेश है उसको हम आवेश घनत्व, जो चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा हम जानते हैं कि किसी भी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है। जो हमने हमारा प्रथम चैप्टर पढ़ा था, प्रथम चैप्टर में हमने कैलकुलेट किया था कि डाइवर्जेंस क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ ए हमारे पास क्या है? कोई सदिश राशि है। तो हमने कहा डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो होता है, अर्थात किसी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस जो है वो शून्य के बराबर होता है। तो हमने लिखा है किसी भी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, इसलिए बी को किसी सदिश ए के कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने कहा जो हमारी समीकरण नंबर 2 थी, इस समीकरण 2 में हम लिख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। तो हमने कहा डेल, चूंकि हम जानते हैं डेल डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो, तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास b है, इस b को किसी सदिश की कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया, इसलिए b को किसी सदिश a के कर्ल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात b इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए या डेल क्रॉस ए। ये हमारी समीकरण नंबर 5 हो गई, जहाँ a जो है ये चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर कहलाता है। हमने कहा समीकरण 5 को, समीकरण 5 से b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने कहा समीकरण 3 देख लेते हैं। ये हमारी समीकरण 3 है, कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो इस b के स्थान पर हमने समीकरण 5 से b की वैल्यू रख दी, b इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। ये रखकर इसको हल किया तो देखिए कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ए। ठीक है, इसको हमने लिख लिया माइनस डेल क्रॉस डेल
ए अपॉन डेल टी या माइनस कर्ल ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी। इसको उठाकर हम दूसरी तरफ पक्षांतरण करके ले गए तो समीकरण आ गई कर्ल ऑफ माइनस ई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। इसको हमने समीकरण नंबर 6 से व्यक्त कर दिया। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि सदिश माइनस ई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी का कर्ल शून्य है। हम यह भी जानते हैं कि किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट का कर्ल जो है वो शून्य होता है। इसका मतलब डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमने कहा किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट का कर्ल, तो हमने कहा कोई अदिश फलन फाई है हमारे पास, इसका ग्रेडियंट डेल फाई हो गया और इसका कर्ल जो है ये शून्य के बराबर होता है। तो हमने कहा इसका मतलब सदिश माइनस ई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी को अदिश विभव फाई के ग्रेडियंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने कहा ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ई। ये समीकरण नंबर 7 हो गई। समीकरण 5 व 7 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई व बी को विद्युत चुंबकीय सदिश एवं अदिश विभव ए एवं फाई के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 5 में ए तथा समीकरण 7 में फाई जो है ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई व बी को चुंबकीय विद्युत चुंबकीय अदिश एवं सदिश विभव फाई व ए के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। हमने कहा जो मैक्सवेल की चौथी समीकरण थी, मैक्सवेल की चौथी समीकरण है कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू हमारे पास क्या है, म्यू है निर्वात की माध्यम की चुंबकशीलता। तो इसको म्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया म्यू एच बी के बराबर। तो इधर हमने लिख लिया कर्ल ऑफ बी। फिर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया, इधर म्यू से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया म्यू जे। अब डी की जगह हमने रख लिया एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन बाहर और म्यू से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो समीकरण 8 हो गई कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू ई डेल ई अपॉन डेल टी। समीकरण 5 व 7 को समीकरण 8 में प्रयुक्त करने पर तो समीकरण 5 व 7 से 5 से हमने b की वैल्यू रख दी। b किसके बराबर था, b था कर्ल ऑफ a के। तो कर्ल ऑफ कर्ल a इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी और e की जगह हमें रखना है समीकरण 7 से। तो एक और समीकरण 7 को चेक कर लेते हैं। तो e किसके बराबर हो गया, e हो गया e इक्वल्स टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये हमने यहाँ रख दिया e की वैल्यू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब हम सर्वसम्मिका डेल क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने कहा इसे हम लिखें तो ये कर्ल ऑफ ये हो गया, इसकी जगह इस टर्म की जगह हम इस टर्म का उपयोग करते हैं। तो हमने लिख लिया उपरोक्त सदिश सर्वसम्मिका का उपयोग करने पर तो ये हो गया डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू म्यू जे माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो हमने कहा ये टर्म तो एज इट इज आ गई, डेल अपॉन डेल टी को इसके ऊपर ऑपरेट किया तो ये हो गया माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी। अब इसको डेल अपॉन डेल टी को इस पर ऑपरेट किया तो ये हो गया म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ग्रेडियंट ऑफ फाई। हमने इसका पक्षांतरण किया, ये इतनी टर्म का, इसको उठाकर हम इस तरफ लेकर गए और इसको लिख लिया डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस इक्वल्स टू माइनस म्यू जे।
यहाँ पर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन ग्रेडियंट ऑफ डी फाई डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ग्रेडियंट हमने दोनों से बाहर ले लिया, तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस म्यू जे। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 9। इसी प्रकार समीकरण एक से है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो या डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो हमने समीकरण 7 से ई का मान रख दिया, तो ई का मान रखा तो डाइवर्जेंस ऑफ माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डेल अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन। उपरोक्त समीकरण में म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर पद जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर ये जो थी इसके अंदर म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर को जोड़ दिया और इसे हमने घटा दिया। तो ये वाली टर्म इसके साथ मिलकर डेल स्क्वायर फाई बनाएगी, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई हमने जोड़ा था तो उतना ही हमने घटा दिया, और ये टर्म इसके साथ मिलकर बना लेगी डाइवर्जेंस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस अपॉन ए, ठीक है। और इससे आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो हमने कहा इस प्रकार समीकरण 9 व 11 मैक्सवेल के 4 समीकरणों को विद्युत चुंबकीय विभवों ए तथा फाई के पदों में असमांगी तरंग समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 9 को देख लेते हैं। देखिए समीकरण 9 और 11 को हम कंपेयर भी कर लेते हैं। देखो ये हमारी समीकरण 9 है, ये हमारी समीकरण 11 है। तो समीकरण 9 और 11 का रूप जो है वो एक जैसा है। यहाँ पर हमारे पास ए है तो यहाँ हम फाई काम में ले रहे हैं, यहाँ ए है तो यहाँ हम फाई काम में ले रहे हैं। अब हमने कहा यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ हमने लिया है डेल अपॉन डेल टी, और ये जो टर्म है ये दोनों में हमारे पास इक्वल है। तो इस प्रकार समीकरण 9 व 11 मैक्सवेल के 4 समीकरणों को विद्युत चुंबकीय विभवों ए तथा फाई के पदों में असमांगी तरंग समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम आगे चले। हमने कहा चूंकि विद्युत चुंबकीय सदिश ए व अदिश विभव फाई स्वच्छ राशियां हैं, आर्बिट्रेरी है, इसलिए इन्हें इस प्रकार चयनित कर सकते हैं कि ये निम्न शर्तों को पूरा करें। तो निम्न शर्तों को कौन सी, ये जो हमने यहाँ ब्रैकेट लिया है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये हमने शर्त ले ली डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 12 हो गई। समीकरण 12 को लोरेंज शर्त कहते हैं, लोरेंज कंडीशन कहते हैं। इस शर्त को प्रयुक्त करने पर समीकरण 9 व 11, तो समीकरण 9 को चेक करें तो समीकरण 9 में ये टर्म 0 के बराबर होगी तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो टर्म हमारे पास बची डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस म्यू जे। तो ये हमने यहाँ रख ली, ठीक है। और समीकरण 11 में समीकरण 12 का उपयोग करने पर डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन। ये समीकरण 13 हो गई, ये समीकरण 14 हो गई। तो हमने कहा समीकरण 12, 13, 14 का समूह सभी रूपों में मैक्सवेल के समीकरणों के तुल्य है। चतुर्विम आकाश में विद्युत चुंबकीय सदिश विभव ए व विद्युत सदिश विभव फाई को मिलाकर एक ही भौतिक राशि चतुर्विम विभव से व्यक्त किया जा सकता है। तो चतुर्विम आकाश में चुंबकीय सदिश विभव ए व विद्युत अदिश विभव फाई को मिलाकर एक ही भौतिक राशि चतुर्विम विभव को व्यक्त किया जा सकता है। तो समीकरण 12 को घटकों के रूप में लिखने पर, तो समीकरण 12 ये थी हमारी, इसको हमने घटकों के रूप में लिखा। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ए की। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए। डेल लिखा जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। डॉट ए लिखा जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई
और प्लस के कैप ए जेड, और इसको हमने हल कर लिया। हल किया तो हमें मिला डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्लस, अब देखिए ये समीकरण थी। हम जानते हैं कि c जो है वो 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए c इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब म्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने ये टर्म लिख ली, तो ये हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल टी। अब c को एक हमने इसके साथ ले लिया, टी के साथ में लेकर हमने इसे लिख लिया और आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हो गई डेल अपॉन डेल ए एक्स डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्लस डेल आयोटा फाई अपॉन सी अपॉन डेल आयोटा सी टी इक्वल्स टू 0। इसे हमने लिख लिया चतुर्विम संकेतों के रूप में। इसे हम चतुर्विम संकेतों के रूप में लिखें तो हम जानते हैं कि चतुर्विम संकेतों के रूप में x को हम x1 के बराबर लिखते हैं, y को x2 के बराबर, z को x3 के बराबर, और हमारा चौथा घटक समयवत घटक होता है, टाइम लाइक कंपोनेंट होता है, इसको हम लिखते हैं आयोटा सी टी। इसी प्रकार a1 इक्वल्स टू ए एक्स, a2 इक्वल्स टू ए वाई, a3 इक्वल्स टू ए जेड और a4 इक्वल्स टू आयोटा फाई अपॉन सी होता है। तो हमने कहा लोरेंज प्रतिबंध को हम इस समीकरण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने कहा ये जो इक्वेशन थी हमारी यहाँ से, तो ये हो गया डेल ए वन अपॉन डेल एक्स वन प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स थ्री प्लस डेल ए फोर अपॉन डेल एक्स फोर। तो इसको हमने लिख लिया समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डेल ए म्यू अपॉन डेल एक्स म्यू इक्वल्स टू 0, जहाँ म्यू 1, 2, 3 एंड 4 है। इसी प्रकार समीकरण 13 व 14 को पुनः लिखने पर, तो समीकरण 13 ये हो गई हमारी और समीकरण 14 ये हो गई। तो समीकरण 13 और 14 को हम पुनः लिख लेते हैं। तो ये हो गया डेल स्क्वायर हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल आयोटा सी टी का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म थी हमारे पास कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, ये इतना, ठीक है। और जो इससे आगे थी, इससे आगे कौन सी थी, इससे आगे ये वाली टर्म, ये, इसको हमने लिख लिया इस फॉर्म में, और ए समीकरण 13 के लिए और आयोटा फाई सी समीकरण 14 के लिए इक्वल्स टू म्यू जे आयोटा सी रो। तो इसको हमने लिख लिया डेल स्क्वायर ए म्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू जे म्यू। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 14। तो हमने कहा जहाँ डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स म्यू स्क्वायर डी अलम्बर्ट संकारक, डी अलम्बर्ट ऑपरेटर कहलाता है। अतः समीकरण 16 को ये जो हमारी समीकरण 16 थी, इसे हम डी एलम्बर्ट समीकरण, डी एलम्बर्ट इक्वेशन कहते हैं।